आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर सर्कुलर मोशन। आज का ये चैप्टर है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, पहले कुछ बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वृत्तीय गति क्या है, कैसे है, क्या हम पढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बारे में डिस्कशन करते हैं। हम थोड़ा सा बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम बहुत सारा फोर्स के बारे में पढ़ लिए, जैसे कि आप पढ़ लिए ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बारे में पढ़े, आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगाना है, बोले किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई m किलोग्राम का ब्लॉक है, जहां भी ब्लॉक के बारे में चर्चा रहता है कि कोई एक ब्लॉक है, कोई भी बॉडी है, पार्टिकल है जिसमें मास है, तो हम समझते हैं उसको कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे अपने सेंटर की ओर खींचता है। पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, और वही हम लोग लगाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी भी बॉडी पर हम क्या लगाते हैं, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमेशा कहाँ दिखाते हैं, पृथ्वी के सेंटर। एक फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, नॉर्मल रिएक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, जैसे कि मान लो कोई ब्लॉक है कहीं रखा हुआ है, हम समझते हैं कि इस पर एक बल लगेगा mg। कहीं रखा हुआ है, कहीं टंगा हुआ है कोई ब्लॉक ऐसे, इस पर हम फोर्स लगा देते हैं एक mg। कहीं एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पर, हम समझते हैं कि इस पर एक फोर्स लगेगा mg। कहीं कोई बड़ी फ्री फॉल कर रहा है, बस नीचे गिरते ही आ रहा है स्वतः, उस पर ही बल लग रहा होगा एक mg। तो कहीं भी ब्लॉक है उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स mg। और यह हमारा मतलब कि मानना है कि जो mg जो फोर्स है पृथ्वी के सेंटर की ओर काम कर रहा है, ऐसे हम दिखाते हैं नीचे। लेकिन अगर हम बोर्ड पर ही पूरे पृथ्वी को इंडिकेट करें और यहाँ पर कोई m किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है, तो हम mg ऐसे दर्शाएंगे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी बॉडी पर लगने वाला। दूसरा वैरायटी का फोर्स पढ़े थे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तब काम करता है जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो, और ऐसा काम करता है कि दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए कोई ब्लॉक की सतह पर रखा हुआ है ऐसे, तो हम समझते हैं कि इस ब्लॉक पर एक फोर्स ऊपर लग रहा है, इस सतह पर एक फोर्स नीचे लग रहा है। जो सरफेस ब्लॉक को ऊपर पुश कर रहा है और ब्लॉक सरफेस को नीचे पुश कर रहा है, एक दूसरे से दूर हटना चाहते हैं, यह नॉर्मल रिएक्शन। कहीं भी होता है, इंक्लाइन प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, तो हम समझते हैं कि इसका जो कहानी ऐसे है कुछ, इंक्लाइन प्लेन है, इस पर यहाँ एक ब्लॉक है, तो इंक्लाइन प्लेन पर एक बल नीचे और ये इंक्लाइन प्लेन इस ब्लॉक पर एक बल ऊपर लगाता होगा। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो जहां जहां कांटेक्ट का बात है, जहां जहां दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, वहां काम करता है नॉर्मल रिएक्शन। आप समझ सकते हैं कि एक दीवार है, दीवार पर एक ब्लॉक रख करके हम इधर से मान लीजिए कि फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो एक ब्लॉक पर तो फोर्स लगा ही रहे हैं, और ब्लॉक और दीवार के बीच में कांटेक्ट है कि नहीं, है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है, ये दीवार पर एक फोर्स लगा रहा होगा, ये जो ब्लॉक है ये दीवार पर एक फोर्स लगा रहा होगा, और दीवार ब्लॉक पर एक फोर्स लगा रहा होगा। ये है नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। कभी कभी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ भी दिखाना होता है, जैसे कि मान लिया जाए ई वाला ब्लॉक है, ई वाला ब्लॉक है और ऐसे है, और हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। तो एक तो हुआ नॉर्मल जो सरफेस लगा रहा होगा इस पर, सरफेस लगा रहा होगा इस पर। एक नॉर्मल हुआ कि हम अगर यहाँ से फोर्स लगाएं तो ये दोनों आपस में क्या है, कांटेक्ट में है। इसका मतलब ये हुआ कि ई इस पर एक नॉर्मल दे रहा होगा और इस पर एक नॉर्मल दे रहा होगा, जिसे हम लोग कभी कभी आर से लिख लेते हैं, और यहाँ वाला को कभी कभी क्या लिखते हैं, एन से। तो नॉर्मल एक्शन को आर से भी लिखा जाता है और एन से भी लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका इस तरह का जो फोर्स लॉ होता है, नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। फिर इसी में हम लोग पढ़े थे टेंशन वाला कहानी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही चर्चा कर रहे हैं, मतलब हम फोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो तीसरा होता था टेंशन। टेंशन में क्या है कि कोई भी रस्सी है तो यहाँ पर टेंशन ऐसे दिखाया जाता था, कहीं रस्सी अगर ऐसे है तो टेंशन ऐसे दिखाया जाएगा, रस्सी अगर ऐसे है टेंशन ऐसे दिखाया जाएगा। हर हमेशा किसी भी रस्सी में, स्ट्रिंग में टेंशन ऐसा दिखाना होता है जैसे कि दोनों दूसरे को अपने तरफ पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ये हो गया। चौथा कहा वैरायटी का पढ़ते थे हम लोग, क्या, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ये लो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन टॉपिक का थोड़ा।
इस वैरायटी का फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्प्रिंग फोर्स में क्या पढ़ते थे, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के एक छोर को हम इधर कस के पकड़ेंगे, कोई एक स्प्रिंग है उसके एक छोर को हम इधर कस के पकड़े हुए हैं और हम इस स्प्रिंग को ऐसे खींचे, इस हाथ से, एक हाथ से पकड़ लेंगे जबरदस्त, एक हाथ से ऐसे खींचे। खींचने के बाद आप कैसा अनुभव करेंगे, खींचने के बाद आप ऐसा अनुभव करेंगे जिससे लगता है कि दोनों हाथ एक दूसरे के करीब आना चाह रहा है। आप इस स्प्रिंग के एक छोर को ऐसे पकड़ लें, एक छोर को ऐसे खींचें, आप कैसा अनुभव करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि दोनों हाथ एक दूसरे को खींच रहा है। इसका मतलब अगर कोई स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, अपने नेचुरल लेंथ में है और किसी ने स्प्रिंग को इस तरीका से खींच दिया यहाँ पर फोर्स लगा करके, तो स्प्रिंग चाहता है कि हम दोनों तरफ से अपने आप को ऐसे खींचे और ये जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है उसका फॉर्मूला होता है kx, जहाँ x क्या है, नेचुरल लेंथ से जितना किसी स्प्रिंग को खींचा गया है वो वाला इलोंगेशन, जहाँ इलोंगेशन है तो इलोंगेशन बोल रहे हैं और k स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ऐसा हम लोग डिस्कशन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कर चुके हैं। ये तो हुआ इलोंगेशन के केस में। अगर इसी स्प्रिंग को जिसका की नेचुरल लेंथ है अगर कोई स्प्रिंग को कंप्रेस कर दे, मतलब दबा दे यहाँ से यहाँ बल लगा करके x, तो ये स्प्रिंग का काम है कि दोनों तरफ ऐसे पुश करना, कितना फोर्स से kx, मतलब हर हाल में स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहता है। आप इलोंगेट करेंगे, कंप्रेस अपने आपको नेचुरल लेंथ में लाने के लिए ऐसे बल लगाएगा, आप इसको दबा देंगे दोनों तरफ से ऐसे बल लगाएगा। मतलब दूसरा एग्जांपल ऐसे समझिए कि अभी तो हम बताए थे कि स्प्रिंग को ऐसे पकड़ लिए और ऐसे जबरदस्त खींचे और को अब ऐसा महसूस है कि दोनों तरफ से खिंचाव हो रहा है। आप मान लें ऐसे स्प्रिंग को पकड़ लें, ऐसे करके दबाएं, उसके बाद बोला कि दोनों तरफ ऐसे फेंक रहा है स्प्रिंग। इस तरह के फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। फिर जस्ट अभी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बाद हम लोग डिस्कस किए हैं फ्रिक्शन, कि हाँ अगर कोई सरफेस रुखड़ा है, उस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, जब हम इस बॉडी को फोर्स के माध्यम से या किसी माध्यम से वेलोसिटी देना चाहते हैं तो ये जो सरफेस है दोनों के रुखड़ापन के कारण इंटरलॉकिंग हो जाता है और इसके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है और इस प्रकार से यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। इस तरह से बहुत सारे फोर्स की वैरायटी हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशन का एग्जांपल दिया आपको, नॉर्मल का एग्जांपल दिए, टेंशन का, स्प्रिंग का और अभी लस्ट इसके पहले पढ़े थे हम लोग फ्रिक्शन का। मेन मुद्दा हमारा यह है कि आप पहले जाने कि कौन सा फोर्स कहाँ लगता है, कितना लगता है और किधर लगता है। ये बहुत जानकारी का बात, कौन सा फोर्स किस सिचुएशन में लगता है, मतलब कहाँ लगेगा, मैंने कब लगेगा, किधर लगेगा और कितना लगेगा। जैसे ग्रेविटेशन का बात है, बोले ग्रेविटेशन क्यों लग रहा है, बोले ग्रेविटेशन क्या, ये तो हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है। अगर किसी भी ब्लॉक में मास है तो उसको अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। किधर लगता है, बोले सेंटर की ओर। कितना लगता है, हमेशा mg। दूसरा है नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ लगता है, बोले जहां दो बॉडी आपस में कांटेक्ट है वहां पर नॉर्मल काम करता है। बोले किधर काम करता है, ऐसा जैसे कि लेके दोनों दूसरे को पुश कर रहे हैं और काम करना चाहिए हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मान कितना होता है, बोले नॉर्मल कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो क्वेश्चन के सिचुएशन के अनुसार हम लोग नॉर्मल डिसाइड करते हैं। जैसे इन केसों में n बराबर mg हो जाता था, इस केस में n बराबर mg cos थीटा हो जाता है, इस केस में n बराबर f हो जाएगा। अगर यहाँ से f फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ n है तो n बराबर f होगा। ये क्वेश्चन डिसाइड करता है क्वेश्चन का सिचुएशन कि नॉर्मल का मान क्या होगा। तीसरा है टेंशन। टेंशन वहां लगाना है जहाँ स्ट्रिंग वाला बात है, स्ट्रिंग के थ्रू किसी बड़ी फोर्स लग रहा है तो आप वहां पर टेंशन लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, जैसे लेके दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, टेंशन का मान क्या होगा, बोले भी क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा कि टेंशन का मान क्या होगा। जैसे कोई फॉर्मूला नहीं कि टेंशन का फॉर्मूला लगा दें कितना टेंशन होता है, वो क्वेश्चन के सिचुएशन के अनुसार हम लोग निकालते हैं कि टेंशन कितना होता है। स्प्रिंग के बारे में, कि स्प्रिंग को जब हम किसी इलोंगेट करते हैं तो अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, ऐसा फोर्स लगता है और दोनों तरफ से लगता है kx। आप किसी स्प्रिंग को पुश करते हैं तो वो भी दोनों तरफ से धक्का देना चाहता है, मतलब हर हाल में स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहता है और स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है kx। फिर लेटेस्ट अभी हम लोग फ्रिक्शन में पढ़े कि फ्रिक्शन फोर्स कब काम करता है, बोले जब कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट हो और जब एक बॉडी किसी दूसरा बॉडी की सरफेस पर चलने का प्रयास करे या चले या चलने वाला हो तब फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। और ऐसा काम करता है जिससे लगता है कि वह उस सरफेस के रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है, जहां फ्रिक्शन हो रहा है दो सरफेस के बीच में उसके रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा हो। और इसका फॉर्मूला म्यू म्यूकेन, या फिर किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाएं और बॉडी नहीं चले तो हम समझते हैं कि फ्रिक्शन उतना ही होगा जितना फोर्स आगे लग रहा है। इस तरह का डिस्कशन हम लोग इन टर्म्स ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में कर चुके हैं।
इस तरह से देखा जाए तो ग्रेविटेशन 1, नॉर्मल 2, टेंशन 3, स्प्रिंग फोर्स 4 और एक फ्रिक्शन फोर्स 5। 5 तरह के फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सर्कुलर मोशन चैप्टर में हम लोग जिस फोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम आपको थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मैंने डिस्कस करेंगे, जो एक नया फोर्स है। अब इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में एक नया फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी 5-6 फोर्स तो ये हो गया। अब हम आपको थोड़ा सा कहानी सुनाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। अभी हम आपको बता रहे थे कि हर एक फोर्स के बारे में जानना जरूरी, कि फोर्स कब काम करता है, किधर काम करता है और उसका वैल्यू क्या है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पहले जानना है कि वो कब काम करता है। कहता है कि जब कोई पार्टिकल, हम एक नया फोर्स पढ़ने जा रहे हैं, अभी सर्कुलर मोशन को साइड रखें, आप समझे कि हम एक नया फोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कहानी इसी तरफ आगे बढ़ता जाएगा। अभी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कुछ फोर्स डिस्कस किए, फ्रिक्शन में फ्रिक्शन डिस्कस किए, सर्कुलर मोशन में एक फोर्स और जोड़ने जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स तब काम करता है जब कोई पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज करने से एक्सीलरेशन डेवलप होगा, और उस एक्सीलरेशन में हम जब मास से गुना करेंगे तब जो फोर्स निकल के आएगा उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले आप समझें कि एक्सीलरेशन डेवलप कैसे होता है। एक्सीलरेशन दो कारण से डेवलप होते हैं। एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं डीवी बाई डीटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। टी जो हमारा होता है नेट एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन इसको बोलते हैं, डीवी बाई डीटी। लेकिन इस डीवी बाई डीटी में क्या है कि वेलोसिटी वेक्टर लिखा हुआ है, भी वेक्टर लिखा हुआ है। आप ऐसे समझें कि अगर कभी ऐसे हम लिखें कि डी वी बाई डी टी, डी का डी और वी का मैग्नीट्यूड बाई डी टी, ये भी एक्सीलरेशन। और एक है डी एक्सीलरेशन बराबर डी वी का डायरेक्शन बाई डी टी। हम कहने का मतलब ये बताना चाहते हैं, सिर्फ इसका कोई अर्थ नहीं निकालना है, कि वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सीलरेशन डेवलप होता है वो भी एक एक्सीलरेशन। वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से भी, वेलोसिटी चेंज होने से क्या होता है? एक्सीलरेशन डेवलप होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं कि वेलोसिटी में जब चेंजिंग आएगा तो एक्सीलरेशन डेवलप होगा, ही ठीक है, लेकिन वेलोसिटी तो वेक्टर है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज कहा जाएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी कहा जाएगा। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण भी एक्सीलरेशन डेवलप होता है, और वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने के कारण भी एक्सीलरेशन डेवलप होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो डायरेक्शन। हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जब कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो पक्का कि एक्सीलरेशन डेवलप होगा। इसका मतलब एक तो एक्सीलरेशन होता है जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने से आता है, एक वेलोसिटी एक एक्सीलरेशन ऐसा भी होता है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से आता है। एग्जाम्पल सुनिए, जैसे कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने से जो एक्सीलरेशन आता है वो ये वाला एक्सीलरेशन है जो हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। कभी स्पीड 5 था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 30 हो गया। ई वाला एक्सीलरेशन है, और ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, ये प्लस डीवी बाई डी टी। इसी केस में आप सोचें कि 30, 25, 20, 15, 10, 5, ये भी एक एक्सीलरेशन है, निगेटिव एक्सीलरेशन। लेकिन ये जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन चाहे निगेटिव एक्सीलरेशन जो भी है वो ई वाला एक्सीलरेशन, डी वी का मैग्नीट्यूड बाई डी टी। ये चूंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने से एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है, जैसा कि हमने पढ़कर छोड़ दिया है पीछे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। और अब हम लोग इस एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से डेवलप होगा। तो कंटिन्यू डायरेक्शन कब चेंज होगा? बोले कंटिन्यू डायरेक्शन तब चेंज होगा जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। तो वास्तव में सर्कुलर मोशन चैप्टर का नाम भले दिए हैं, लेकिन मेरा जानने का इच्छा यही है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सीलरेशन डेवलप होता है उसकी क्या वैल्यू है और ये किधर काम करता है। फिर उसमें मास से गुना कर लेंगे तो एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, उसे बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी का फिर हम लोग चैप्टर में खूब उपयोग करेंगे।
तो मेन डिस्कशन हमारा ही था कि पहले हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने से जो डेवलप हो उसके बारे में तो क्लास हो चुका, मोशन स्ट्रेट लाइन में खूब पढ़े सब। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से। ये कहाँ संभव है? सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में ही ना हम ये बात का डिस्कशन कर सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है तब कौन सा एक्शन डेवलप होता है। अभी थोड़ा देर के लिए आप ये मान लें और फिर बाद में हम प्रूव भी करेंगे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो, कि जो डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होने से इधर से भी घूमो, इधर से घूमो, चाहे इधर से घूमो, मान लो इधर से घूमे, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है इस कारण से एक एक्सीलरेशन डेवलप होता है। अभी आप याद कर जाएं, फिर आगे जाके हम प्रूव करेंगे बात कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से एक एक्सीलरेशन डेवलप होता है सेंटर की ओर। इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और इसका फॉर्मूला आएगा आगे चल के v²/r। अभी थोड़ा देर के थोड़ा याद कर जाओ, v²/r और फिर इसमें मास से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा mv²/r। इसी mv²/r को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। यही एक फोर्स नया जोड़ने जा रहा है, उन सभी फोर्सों के साथ एक फोर्स और जुड़ेगा इस चैप्टर में। वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो एक्सीलरेशन डेवलप होता है प्रूफ करेंगे आगे जाकर। किधर होता है? हमारे सेंटर की ओर होता है। डायरेक्शन चेंज होने से मान लिया 10 की स्पीड से लगातार जा रहा है, तो 10 की स्पीड से ना लगातार घूम रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के चेंज होने के कारण जो एक्सीलरेशन डेवलप होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं और इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v²/r होता है। इस सेंटर की ओर हमेशा काम करता है, इसे मास से गुना कर लें mv²/r। ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तब काम करता है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। कहने का मेरा अर्थ ये कि जब कोई पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज करता है, और बार बार चेंज कब करेगा? जब वो सर्कुलर मोशन करेगा। एक तो इसके बारे में डिस्कशन कर लिए हम कि लगातार 10 के स्पीड से घूम रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसके पास ई वाला एक्सीलरेशन होगा, सिर्फ इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहलाता है। और ये वाला तो पढ़ लिया मोशन स्ट्रेट लाइन में। अब एक एग्जांपल ऐसा सुनिए जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा, तब उस एक्सीलरेशन को ई वाला बोला जाएगा। डी वी बाई डी टी, डी वी वेक्टर बाई डी टी, माने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। ये भी वेक्टर का मतलब क्या लिखा हुआ है? इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ये सिर्फ हुआ वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होने से, माने वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से। ये जो वैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने से, और ऐसा लिखावट है इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। तो हुआ नेट, इसको बोलते हैं नेट एक्सीलरेशन। इसका एग्जांपल क्या है? इसे इसका एग्जांपल समझिए। मान लिया कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा तो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। लेकिन सर्कुलर मोशन करने के दौरान पाया गया कि अपना स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है, धीरे धीरे अपना स्पीड भी बढ़ाते जा रहा है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 का स्पीड, 35 का स्पीड। इसका मतलब इसके पास एक एक्सीलरेशन और है जो 5, 10, 15, 20, 25, 30 करवा रहा है। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको बोलते थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जब चैप्टर मेरा शुरू होगा सब डिस्कस करेंगे। अभी बस हम एक ब्रीफ सुना रहे हैं कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म, एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, एक समान वेग से नहीं, एक समान स्पीड से चल रहा है, एक समान वेलोसिटी से नहीं। क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट कभी होता ही नहीं सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, उसमें तो डायरेक्शन परमानेंट चेंज होता है। और वेक्टर को भी इक्वल तब कहा जाता है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, और डायरेक्शन में सेम रहने का इनके भी। वेलोसिटी कांस्टेंट कहना तो सही बात है नहीं, स्पीड कांस्टेंट। ये स्पीड कांस्टेंट होने के कारण इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या है कि डायरेक्शन चेंज तो हो ही रहा है, स्पीड भी चेंज हो रहा है। और एक किसी का उल्टा कहानी कि डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है और 30, 25, 20, 15, 10 मतलब ये धीरे धीरे अपना स्पीड घटा रहा है। इसमें भी दो एक्सीलरेशन होंगे, एक डायरेक्शन चेंज होने से, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला एक्सीलरेशन के बारे में आप क्या समझते हैं? अगर कोई पार्टिकल का मोशन इधर है, ठीक है, और स्पीड इसका बढ़ता जा रहा है, तो हम समझते हैं कि एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर मोशन है। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का स्पीड घट रहा है, मोशन इधर ही जा इधर ही रहा है लेकिन स्पीड घटते जा रहा है, तो हम समझते हैं कि एक्सीलरेशन कहाँ है? पीछे है। मतलब मोशन के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन तब होगा जब स्पीड बढ़ रहा होगा, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन तब होगा जब स्पीड घट रहा होगा। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ तो स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब जब पार्टिकल यहाँ था तब इसके पास दो एक्सीलरेशन था,
एक तो इधर सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डायरेक्शन चेंज होने के कारण, और इसके पास एक एक्सीलरेशन इधर ही होगा जिधर इसका मोशन है, क्योंकि इसका कहानी में स्पीड बढ़ रहा है। जब पार्टिकल यहां रहा होगा तो एक तो तुरंत काम करता होगा एक्सीलरेशन सेंटर की ओर डायरेक्शन चेंज होने के कारण, और एक इधर काम करता होगा क्योंकि यहाँ पॉइंट पर मोशन इधर है। इसका मतलब जब स्पीड बढ़े तो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होता है मोशन की तरफ होता है, टुवर्ड्स वेलोसिटी। जब स्पीड बढ़ता है तो जिधर वेलोसिटी है या जिधर मोशन है उधर ही होगा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, और स्पीड घटने वाला कहानी में अपोजिट होता है। तो इसका मतलब, और वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है? टेंजेंट। इस कहानी को समझिए, जैसे कि मान लिया जाए कि ये स्पीड बढ़ाते जा रहा है इसे, तो इसका मतलब जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इसके पास इधर है वेलोसिटी का डायरेक्शन, जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इधर होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है? टेंजेंट। जबकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है? टेंजेंट ही देता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये बात समझाने के लिए हम एग्जांपल देते हैं कि एक रस्सी में एक ढेला को बांध लो और खूब ऐसे से घुमाओ। एक ढेला को एक रस्सी में बांध लो और खूब ऐसे से घुमाओ। मान ले घूमते 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 जब यहाँ आया तो हाथ से छूट जाए, इधर ही भाग जाएगा। मान ले जब पत्थर यहाँ आया हाथ से छूट जाए रस्सी, इधर ही भाग जाएगा। जब पत्थर यहाँ आया हाथ से छूट जाए, इधर ही भाग जाएगा। किधर भाग जाएगा? टेंजेंट की ओर। टेंजेंट ही वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है। तो इसका मतलब है कि जब पार्टिकल इधर घूम रहा था तो यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था, और अगर ही घूमते वक्त ऐसा वाला घूम रहा 5, 10, 15, 20 स्पीड बढ़ाने वाला, तो हम कहेंगे यहाँ पर दो एक्सीलरेशन है, एक तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण सेंटर की ओर, और एक इधर जिधर वेलोसिटी है। तो जिधर वेलोसिटी है ई जो एक्सीलरेशन है डी भी का मैग्नीट्यूड बाई dt है, और ई जो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है जो भी का डायरेक्शन चेंज होने के कारण आ रहा है। इसमें दोनों एक्सीलरेशन है। ये तो स्पीड बढ़ने वाला हुआ। अगर स्पीड घटने वाला कहानी हो, इसी में अगर बोलें कि स्पीड घटने वाला कहानी हो, मान लो कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है लेकिन ऐसे घूमते वक्त अपना स्पीड घटा रहा है, ऐसे घूम रहा है धीरे धीरे इधर ही घूम रहा है, घूम ऐसे ही रहा है लेकिन स्पीड घटा रहा है। पहले 20 था, मान लो हो गया यहाँ पर आते आते 10। इसका मतलब जब पार्टिकल यहाँ से गुजर रहा होगा या फिर इस पॉइंट पर जब रहा होगा, इसके पास भी दो एक्सीलरेशन रहे होंगे, एक तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण सेंटर की तरफ, और एक इधर रहा होगा एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं आप डी भी का मैग्नीट्यूड बाई dt। क्योंकि स्पीड घटने वाला कहानी, स्पीड घटने वाला कहानी में क्या होता है कि जिधर वेलोसिटी होता है उधर तो एक्सीलरेशन काम करेगा नहीं, उसके जस्ट अपोजिट काम करेगा। आप यहाँ देखें कि स्पीड घट रहा है, वेलोसिटी है इधर जा रहा है पार्टिकल इधर, लेकिन हम बोलते हैं कि एक्सीलरेशन पीछे है नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि 30, 25, 20, 15 ऐसा हो रहा है। यहाँ भी तो ही बताया ना कि 20, 10, 5 ऐसे होते जा रहा है। इसका मतलब एक्सीलरेशन पीछे है, पार्टिकल इधर चल रहा है, एक्सीलरेशन इधर है, उसके जस्ट हमेशा पीछे टेंजेंट पर ही है, लेकिन फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड है, पीछे की ओर है एक्सीलरेशन। तो हम इस कहानी में इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन दो तरह के हैं, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का कहानी बताएं कि एक चाल से चलेगा, डायरेक्शन चेंज होगा। नॉन यूनिफॉर्म में डायरेक्शन भी चेंज होगा और चलने का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। चेंज होने का भी दो चांस है, या तो बढ़ता हुआ या तो फिर घटता हुआ। इन सभी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, सर्कुलर मोशन में। वास्तविकता बात तो पहले ही समझिए कि ये जो हम लोग लिखते हैं ना कि डी भी बाई डी टी, ये वास्तव में दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो ई वाला डी वी बाई डी टी, और एक बोले तो एक ई वाला डी वी बाई डी टी। इसका कोई डिफरेंशिएशन का अर्थ नहीं निकालना है, मेरा लिखने का तरीका समझिए सिर्फ कि डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो एक्सीलरेशन डेवलप होता है, और एक मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण जो एक्सीलरेशन डेवलप होता है, और दोनों एक्सीलरेशन को वेक्टर के नियम से, क्योंकि एक्सीलरेशन वेक्टर है, दोनों को वेक्टर के नियम से जोड़ देंगे तो नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा। जैसे अगर अभी हम यहाँ मान लें कि एक एक्सीलरेशन इधर 3 है ड्यू टू डायरेक्शन चेंज, और एक एक्सीलरेशन इधर 4 है जो हमारा स्पीड बढ़ा रहा है, तो 3 और 4 90 डिग्री पर है। इसका मतलब यहाँ नेट एक्सीलरेशन 5 है, जो 3 का स्क्वायर जो 4 के स्क्वायर का वर्ग मूल से निकाला जाएगा, ये आएगा नेट एक्सीलरेशन। तो हम ही कहना चाह रहे हैं, इसका लिखावट का अर्थ समझिए। अगर आप पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो आप समझिए कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज नहीं होता। मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या होगा कि डीवी बाई डी टी बराबर लिखाएगा सिर्फ ई वाला डीवी बाई डी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पढ़ाई में ई और ई सेम है, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये तो है ही नहीं, डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि पढ़ रहे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधा जाना है। तो ये डी भी वेक्टर बाई डी टी बराबर डी भी का मैग्नीट्यूड बाई डी टी, सेम बात।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, एक ही चाल से चल रहा था 10 से लगातार, इसका मतलब इस कहानी में ई नहीं है, और वहां आंसर होगा कि ई वाला डीवी बाई डी टी बराबर ई वाला डीवी बाई डी टी, मैंने सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाई आर। इस कहानी में नेट एक्सेलरेशन सिर्फ ई वाला है, सेंटर के तरफ। इस कहानी में नेट एक्सेलरेशन सिर्फ कौन है? मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला एक्सेलरेशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन दोनों है मिलाकर के, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो इस कहानी का ई आंसर होगा। ई कहानी पूरा आंसर हुआ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, जिसमें डायरेक्शन चेंज के कारण भी एक्सेलरेशन होगा और मैग्नीट्यूड चेंज के कारण भी, क्योंकि घूम भी रहा है और स्पीड बढ़ा भी रहा है, या तो घूम भी रहा है स्पीड घटा भी रहा है। तो चलिए, हम एक डिस्कशन कर रहे थे अभी तक की सर्कुलर मोशन का, कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अभी कुछ हम चैप्टर का कुछ शुरुआत किए नहीं है, जो कुछ भी अभी हम बताएं आप सुने समझें, इसके आधार पर जो कुछ भी आपके माइंड में बात सेट हुआ होगा, इसी के आधार पर हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर सर्कुलर मोशन एकदम बेसिक से। लेकिन हमारे पढ़ने का जो मेन मकसद है, जो व्यू है, कहाँ तक हम लोग पहुंचना चाह रहे हैं, यहीं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे हम लोग धीरे धीरे। हो सकता है कि इससे के थ्रू जो हम पढ़ाएं तो कुछ समझने में आपको आसानी हो।